हेलो एवरीवन। तो आज मैं IBPS PO प्रीलिम्स का जो रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करूंगी। मॉक टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट नेक्स्ट। बोल रहे हैं 10% से। ठीक है। टोयोटा, हुंडई एंड होंडा। फिर बोल रहे पी के पास, एन और ओ के पास डिफरेंट ब्रांड भी है, यानी कि 3 है लेकिन 5 से अधिक नहीं है। उनमें से किसी के पास भी होंडा नहीं है। ये है हुंडई एन एन। फिर बोल रहा है कि पी के पास ना तो होंडा है और ना ही टोयोटो है। पी के पास ना तो होंडा है और ना ही टोयोटो। एम और क्यू के पास समान ब्रांड की कारें हैं लेकिन क्यू के समान नहीं, लेकिन ओ के समान नहीं। एम और क्यू के पास समान ब्रांड की कारें हैं लेकिन ओ के समान नहीं। आर और एस के पास अलग अलग ब्रांड है। आर और एस के पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है लेकिन उनमें से किसी के पास भी होंडा ही नहीं है। फिर बोल रहे हैं यू के पास आर के समान कार है। यू के पास आर के समान कार है लेकिन उनमें से किसी के पास भी हुंडई नहीं है। हुंडई नहीं है। यू और आर के पास सेम कार है लेकिन उनमें से किसी के पास भी हुंडई नहीं है। यू के पास आर के समान ब्रांड ब्रांड की कार है लेकिन न तो एम और न ही हुंडा। न तो एम और न ही हुंडा। यू के पास आर। यू और आर के पास हुंडा नहीं है। ठीक है। आर और एस। ठीक है। अब बोल रहा है कि बी के पास हुंडई है। क्योंकि समान ब्रांड रखने वाले व्यक्तियों की संख्या यू के समान ब्रांड रखने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी कि टोटल 5, 3, 4, 4, 10। ओके। एन और O जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एम एन ओ, एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी। फिर बोल रहा है कि क्यू के कितने व्यक्ति के पास क्यू के समान ब्रांड है। तो किन दो व्यक्तियों के पास अलग अलग ब्रांड होने चाहिए, ऐसा क्यों? पी एन बी, वारंटी, बी एम एन एस। निम्न में से कौन सा टोयोटा का मालिक नहीं हो सकता? एनी। कितने व्यक्ति के पास होंडा कार है? एन हुंडई का मालिक है तो कितने व्यक्ति टोयोटा के मालिक हैं? अबे 8642739548 2। दो से विभाजकों में एक की वृद्धि कर दी जाती है।
बाकी अंकों में 2 की कमी कर दी जाती है। फिर बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 1 3 3 3 5 5 5 7 7 9 9। तो बोल रहे पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से तीसरे अंक, बाएं से तीसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक के बीच में अंतर कितना था? 7 और 3 4। कोई जीरो एक सम संख्या नहीं है। ओके। G3 को बेबी शावर गिफ्ट के 3 बॉक्स ऊपर रखा गया है। G3 को बेबी शावर गिफ्ट के, G3 को बेबी शावर गिफ्ट के, जो ग्रेजुएशन गिफ्ट के बॉक्स के, जो ग्रेजुएशन G1 को G3 के 2 बॉक्स ऊपर रखा गया है। G1 को G3 के 2 बॉक्स ऊपर रखा गया है। G1 के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या G8 के नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या से एक अधिक है। 1 2 3 4 5 6। ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या तो G1 के ऊपर एक है, तो G8 के नीचे 2 जाएंगे। विदाई बॉक्स से सालगिरह गिफ्ट वाले बॉक्स के बीच सम संख्या में बॉक्स रखे गए हैं। विदाई और सालगिरह इवन नंबर में बॉक्स रखे गए इन दोनों के बीच में। सालगिरह गिफ्ट बॉक्स के नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या G के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या G2 के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या से 3 गुनी है, जो कि त्योहार गिफ्ट के तत्काल ऊपर रखा गया है। G2 है वो त्योहार गिफ्ट के तत्काल ऊपर रखा गया है। G2 के ऊपर कम से कम एक बॉक्स रखा गया है। G2 के ऊपर एटलीस्ट एक बॉक्स रखा गया है। जितने बॉक्स त्योहार गिफ्ट के बॉक्स के ऊपर रखे गए हैं उतने बॉक्स G6 के नीचे रखे गए हैं। प्रमोशन गिफ्ट को G7 और G5 के बीच में रखा गया है। प्रमोशन G7 और G5 के बीच में रखा गया है। G5 को G7 के ऊपर, G7 के ऊपर, लेकिन G4 के नीचे रखा गया है। जो G4 जो है वो जन्मदिन वाला बॉक्स नहीं है। ओके। G1 हम यहाँ पे G2 रख लेते हैं। G2 यहाँ पर हम त्योहार रख लेते हैं। ठीक है, त्योहार 1 2 3 G6 G2 त्योहार G6 G2 त्योहार G6 ओके। G2 त्योहार एंड G6। यहाँ पे G2 त्योहार G6 G2 त्योहार G6 नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता। G2 त्योहार, फिर हम यहाँ पे देते हैं G2 त्योहार एंड G6। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 G4 G5 G7 G4 G5 एंड G7। यहाँ पे आ जाएगा G4 G5 एंड G7। G7 और G5 के ठीक बीच में प्रमोशन है। G7 और G5 के ठीक बीच में प्रमोशन वाला बॉक्स है। तो 1 2 3 G2 के ऊपर एक है।
फिर होता है विदाई और सालगिरह। विदाई, G4 जो है वो जन्मदिन है। विदाई, जन्मदिन, ये वाला सही है। जीवन और सालगिरह गिफ्ट के बीच कितने बॉक्स रखे गए? जीवन और सालगिरह एक। उपहारों के स्टैक में सबसे नीचे कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा गया है? बेबी शावर। विदाई गिफ्ट के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए? विदाई गिफ्ट के ऊपर एक बॉक्स रखा गया ओनली। कौन सा गिफ्ट बॉक्स प्रमोशन के लिए? G6। G4 किस अक्षर से संबंधित है? G4, शादी। अब बोल रहे हैं कम से कम कुछ मॉलिक्यूल्स मैटर है। कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स नहीं है, केवल सभी टिश्यू जो है वो एटम है, केवल कुछ ही सेल्स जो है वो टिश्यू है। फिर तो सभी एटम सेल्स नहीं हो सकते। किसी भी टिश्यू का मॉलिक्यूल नहीं होने की संभावना है। नहीं, संभावना थोड़ी है तो डेफिनेटर नहीं होगा। कुछ मैटर कभी भी टिश्यू नहीं हो सकते। कुछ जो मैटर है वो कभी भी टिश्यू नहीं हो सकते। भाई ये सही है। अब बोल रहे हैं कि सभी इंक जो है वो पेपर है, केवल कुछ इंक जो है वो कलर है। फिर तो कोई भी ब्रश जो है वो कलर नहीं है, केवल कुछ ही पेंट जो है वो ब्रश है। फिर तो कुछ इंक ब्रश नहीं है। सभी पेंट के इंक होने की संभावना है। सभी पेपर कलर नहीं है। केवल कुछ ही विंडो जो है वो लॉक्स है, केवल लॉक्स जो है वो डोर है। कोई भी विंडो की नहीं है। कुछ की जो है कर्टेन्स है। सभी डोर कभी भी कर्टेन्स नहीं हो सकते। कुछ लॉक्स निश्चित रूप से की नहीं है। कुछ लॉक्स जो है वो निश्चित रूप से की नहीं है। सभी कर्टेन्स विंडो हो सकते हैं। सभी जो कर्टेन है वो विंडो हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई। अब यहाँ 8% से वर्गाकार मूल प्रवेश द्वार से कीड़ा पूरब की ओर चलना प्रारंभ करती है। कीड़ा जो है पूरब की ओर चलना प्रारंभ करती है। 8 मीटर चलने के बाद वह कपड़ों की दुकान पर पहुंचती है। फिर वह वहां से बाईं ओर मुड़ती है। फिर वह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की ओर पहुंचती है। फिर वह वहां से दाईं ओर मुड़ती है। 14 किलोमीटर चलती है। फिर वह फूड कोर्ट पर पहुंचती है। फिर वह वहां से दाईं मुड़ती है और टॉय की शॉप पर पहुंचती है। फिर वह दाईं मुड़ती है और 23 मीटर यानी कि 14, 9 और 1 सुपर मार्ट पहुंचती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 12 मीटर चलती है यानी कि 4 और 8। फिर वह पार्किंग पहुंचती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। फिर वह खिलौने की दुकान के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान। सुपरमार्केट के सापेक्ष फूड कोर्ट की कुल दिशा और दूरी क्या है? सुपरमार्केट, फूड कोर्ट, सुपरमार्केट और निकास द्वार के बीच की न्यूनतम दूरी 8, 12, 12, 144 × 2। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में आई बी के बाद से चौथे स्तंभ है। आई और जी के बीच में 2% बैठे हैं।
जो किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो हम इसको अंतर बनाते हैं बी कहते बी और सी के बीच में 6 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। बी और सी के बीच 6 पर्सन बैठे हैं, जो कि एफ के तत्काल बाई ओर है। सी जो है एफ के तत्काल बाई ओर है। एफ ई के दाएं से 5वें स्थान पर है। ई के बाई ओर अधिकतम 3 व्यक्ति बैठते हैं, जो अंतिम छोर पर नहीं बैठता है, यानी कि ई के बाई ओर एट मोस्ट 3 पर्सन बैठते हैं। जितने व्यक्ति डी के आई और डी के दाई ओर बैठते हैं, उतने व्यक्ति एच के बाई ओर बैठते हैं। एच जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है। ये जो है ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है। डी के आसन नहीं बैठता है। ओके, जितने व्यक्ति डी के दाई ओर है, जो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है। एफ जो है वो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, जितने व्यक्ति डी के दाई ओर है, जो अंतिम छोर पर नहीं है। ओके, डी और ए के बीच 5 से अधिक पर्सन बैठते हैं। डी और ए के बीच 5 से अधिक पर्सन बैठते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ एक दूसरे के आसन में बैठते हैं? डी और ए के बीच में 5 से अधिक लोग बैठते हैं। डी एक के तरफ से दूसरे बैठे होते हैं। One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ए और बी के बीच में कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5। आई एंड ए, एच और जी, टी एंड ए, ई एंड बी, सी और एफ। कौन सा कथन चलते हैं? डी बी के तत्काल वही हो रहा है। एच वाई छोटी संख्या वाले स्थान पर है। ये बी के बाई में बैठता है। तो मैं कर सकती थी प्रेजेंटेशन बाई छोड़ से दूसरा, पांचवा, छठा, ओके। तो ये रहा आज का हमारा मॉक टेस्ट। हम इसके स्कोर देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो स्कोर बना है 22 बना है आउट ऑफ 40 में से। अब एनालिसिस 97.25 परसेंटाइल है। सब 1 इनकरेक्ट हुआ है।